आपकी ताकत आपकी सोच में है, इसलिए सकारात्मक सोचिए और ताकतवर बनिए। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025 संसद से पारित। ग्रामीण शासन और विकास को मिलेगी नई दिशा, गांव को सशक्त बनाने की बड़ी पहल। परमाणु ऊर्जा विधेयक संसद से पारित। सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं, बोले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया शांति बिल को देश के लिए परिवर्तनकारी क्षण। भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुल्तान हैथम से अहम बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी WHO के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा समिट के समापन में होंगे शामिल। कार्यक्रम के दौरान आयुष क्षेत्र से जुड़ी कई महत्वपूर्ण पहलों का करेंगे शुभारंभ। भारत मंडपम में 17 दिसंबर को आरंभ हुए 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन क्रिसमस समारोह में शामिल। कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया द्वारा किए गए आयोजन। सांप्रदायिक सौहार्द और एकता का दिया संदेश। शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। आइए जानते हैं दोनों सदनों में सूचीबद्ध विधायी कार्यों के बारे में। सबसे पहले बात लोकसभा की। लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस शाम 3:30 से 6 बजे के बीच लिया जाएगा। इनमें आज 143 बिल शामिल हैं। इनमें 138 बिल पुनर्स्थापित यानी इंट्रोड्यूस किए जाने के लिए लिस्टेड हैं और 5 बिल विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। वहीं राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स यानी गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 के बीच का समय तय है। आज कुल 32 बिल लिस्टेड हैं, जिनमें 25 बिल पुनर्स्थापित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। 1 बिल वापस लिए जाने के लिए और 6 बिल विचार और पारित किए जाने के लिए लिस्टेड हैं। विपक्ष के भारी विरोध के बीच विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 संसद से पारित किया गया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी VBG रामजी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को दोनों सदनों में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। राज्यसभा में मध्यरात्रि तक चली चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से महिला, युवा, गरीबों की जिंदगी बदलने का काम कर बापू के आदर्शों को जिंदा रखने का काम किया गया है। यह गरीबों की जिंदगी बदलेगा और आदर्श ग्राम की स्थापना करेगा, जिसमें लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं उनकी पहुंच में ही होगी। मनरेगा को भी अगर ठीक से लागू करने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आंकड़ों के साथ आपको बताना चाहता हूं, खड़गे साहब, हिम्मत है तो सुन लेना, हिम्मत है तो सुन लेना, हिम्मत है तो सुन लेना। आपके समय, यूपीए के समय जो मनरेगा थी उसमें कुल सृजित श्रम दिवस थे 1660 और मोदी जी ने किए 3260। माननीय सभापति महोदय रिलीज की गई राशि की बात कर रहे थे, गरीबों की बात करने का तो हक ही नहीं है कांग्रेस को। आपने मनरेगा के नाम पे भी ठगा। रिलीज की गई केंद्रीय निधि यूपीए के सरकार ने की 2,13,220 करोड़ 39 लाख रुपए और मोदी जी की सरकार ने की 8,53,810 करोड़ रुपया। यूपीए के समय मजदूरी थी औसतन केवल 100 से लेके 150 रुपया और मोदी जी की सरकार ने बढ़ा दी 294 रुपया। माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी का सपना और संकल्प है
विकसित भारत के निर्माण का। Shri Suraj Singh Chauhan Singh ji to move that the bill be passed. आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव पेश करता हूं कि लोकसभा द्वारा पारित विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 को पारित किया जाए। The motion is moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. राज्यसभा ने भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 को पारित कर दिया है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य देशवासियों के कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा और आयनीकरण विकिरण के विकास के माध्यम से परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। The plants have been located in such a manner that they are far, far away from the seismic vulnerability. For example, on the eastern coast, the nearest seismic zone is in Indonesia, where the Kundakalam is located about 300 kilometers away from there. On the western coast, the nearest is Makran in Pakistan, again about 1300 kilometers away. So, which is far away from the possible effects of it happening. Now, if you go by strictly the radiations happening, now some of the members have also expressed apprehensions that there would be a risk of radiations causing a number of ailments, disorders, cancers, etc. So far, there has been no such instance or report available where a radiation from a reactor in India led to carcinogenic consequences. And I would rather also support it that the measurement of the radiation being emanating from the reactor is done in the form of a unit called microsievert. And 1 milli microsievert unit or 1000 microsievert per year is the safety limit. Whereas, for example, our project like Kundakulam, we have only 0.002 of this micro unit being emanated, which is far, far, far many times lesser than that. Kalpakam is just about 15.961, whereas the maximum safety limit is 40. Ravlabat is again 25. Tarapur is even less, 0.02. So I'm just mentioning this for the reassurance of the honourable members. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favour will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed. Harnessing what? The bill is passed. गुरुवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सड़क दुर्घटनाओं पर सवाल जवाब के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने विशेष टिप्पणी की। उन्होंने देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की जरूरत है। माननीय मंत्री महोदय ने सड़क दुर्घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। हम सब 140 करोड़ जनता के जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठते हैं। हमें भी सामूहिक प्रयास भी करना चाहिए और अपने अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर सड़क दुर्घटना कम करने के लिए लक्ष्य आधारित योजना बनानी चाहिए। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है
के नियमों की पालना के लिए भी आग्रह करें और सड़क दुर्घटना के होने के कारणों की जानकारी के साथ अपने अपने क्षेत्र में एक व्यापक अभियान चलाएं, ताकि जब हम अगले साल बैठें तो हम सबके सामूहिक प्रयासों से, जनता के सहयोग से हम सड़क दुर्घटना को कम कर सकें। और मुझे आशा है कि अगले कभी सत्र में जब माननीय संसद सदस्य आएंगे तो एक सकारात्मक सुझाव के साथ अच्छे प्रयास किसने किए, हम सब इस पर एक डिबेट चर्चा भी कर सकते हैं, ताकि सड़क दुर्घटना पर रोका जा सके। क्योंकि सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु होती है उसमें जवान लोग ज्यादा होते हैं, और इसीलिए ये हम सब के लिए सामूहिक प्रयास की बात है। वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 पेश किया। बता दें कि विधेयक के पुनर्स्थापन का डीएमके के सांसद अरुण नेहरू और कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा। वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब दिया। वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुरोध किया कि विधेयक को संबंधित विभाग संबंधी स्थायी समिति को सौंपा जाए। माननीय वित्त मंत्री जी। सर, I've gone through in detail the points which the members who are opposing the introduction of the bill. I think instead of going into details of each one of the objections, I would like to highlight the point that at this stage of introduction, we are only making the bill to be sent over to the standing committee to do a complete review of it, of the bill. From all the points that I have looked at, very clearly they are matters of discussion. They are very, very clearly matters which can be extensively debated in the standing committee, and none of which pertain to the legislative competence in bringing this bill. And therefore, at the time of introduction, to oppose it, in my view, which I submit in all my humility before the chair, are matters which are completely pertaining to be discussed in the committee. So at this stage, I don't think any one of the points which the honourable members raised stand merit to oppose the introduction. And therefore, I would like to still request you, sir, to allow the introduction and to be then allowed to be sent to the standing committee. Allow me to move it, and I will submit to the discretion of this speaker to decide what he wants to do with it. Can I move it, sir, please? Please, ma'am. Sir, I rise to move that the bill be referred to the Parliamentary Standing Committee on Finance. The committee shall make a report by the first day of the next session if the speaker so decides. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के पारंपरिक चिकित्सा पर द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का विषय है संतुलन की पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 4:30 बजे शिखर सम्मेलन के समापन समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री समापन समारोह के दौरान सभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल, माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई ऐतिहासिक आयुष पहलों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आयुष मार्ग का भी शुभारंभ करेंगे, जिसकी परिकल्पना आयुष उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए एक वैश्विक बेंचमार्क के रूप में की गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री योग के प्रशिक्षण पर WHO की तकनीकी रिपोर्ट और पुस्तक फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच 11 Years ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन आयुष का विमोचन करेंगे। वे अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे, जो भारत की पारंपरिक औषधीय विरासत की वैश्विक प्रतिध्वनि का प्रतीक है। प्रधानमंत्री दिल्ली में WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय कार्यालय परिसर का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें WHO इंडिया कंट्री ऑफिस भी होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री
वर्ष 2021 से 2025 के दौरान योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। प्रधानमंत्री ट्रेडिशनल मेडिसिन डिस्कवरी स्पेस का भी दौरा करेंगे। यह प्रदर्शनी भारत और दुनिया भर की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करती है। It's a great honor and privilege to warmly welcome you all to the second WHO Global Summit on Traditional Medicine. The first question we're often asked is, why are we all here? And there is one single fact that's brought us all together, and that is that traditional medicine is a global reality. आइए हम ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच की दूरी को खत्म करें। ट्रेडिशनल मेडिसिन अतीत की निशानी नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य का एक आधार है। This is the first day of the WHO Second Global Summit. For the event today, it's very interesting that everyone... It has just been such an amazing experience being here. दूसरी बार का ये सम्मेलन और आप 17 और 18 2 दिन की झलकियां देख रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। इस दौरे के दौरान उन्हें ओमान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। भारत और ओमान ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्कट में मैत्री पर्व कार्यक्रम में भारतीय समुदाय और छात्रों को भी संबोधित किया। आज हम सब यहाँ भारत ओमान मैत्री पर्व भी बना रहे हैं। 21वीं सदी का भारत बड़े फैसले लेता है, तेजी से निर्णय लेता है, बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ता है और एक तय टाइमलाइन पर रिजल्ट लाकर ही दम लेता है। भारत और ओमान के बीच जो रिश्ता ट्रेड से शुरू हुआ था, आज उसको एजुकेशन सशक्त कर रही है। मुझे विश्वास है आपके बीच से ऐसे यंग इनोवेटर्स निकलेंगे जो आने वाले वर्षों में इंडिया ओमान रिलेशनशिप को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आज की यह समिट भारत ओमान पार्टनरशिप को नई दिशा देगी, नई गति देगी और नई बुलंदियों तक पहुंचने में मदद करेगी। अक्सर कहा जाता है कि समंदर के दो किनारे बहुत दूर होते हैं, लेकिन मांडवी और मस्कत के बीच
अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है, एक ऐसा ब्रिज जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है। आज हम एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं जिसकी गूंज आने वाले कई दशकों तक सुनाई देगी। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी सीपा हमारी पार्टनरशिप को 21st सेंचुरी में नया विश्वास, नई ऊर्जा से भर देगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को नई दिल्ली में कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सीबीसीआई की तरफ से आयोजित क्रिसमस समारोह में भाग लिया और त्योहार से पहले ईसाई समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने इस दौरान कहा कि क्रिसमस शांति, करुणा, विनम्रता और मानवता की सेवा जैसे सार्वभौमिक मूल्यों का उत्सव है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा सिखाए गए प्रेम, सद्भाव और नैतिक साहस का संदेश शाश्वत प्रासंगिकता रखता है और भारत की आध्यात्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो सह अस्तित्व, करुणा और मानवीय गरिमा के सम्मान पर जोर देती है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि देशवासियों को कोई भय नहीं होना चाहिए क्योंकि देश में शांति और सद्भाव व्याप्त है। उपराष्ट्रपति ने सभी से 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा में अपना रचनात्मक योगदान जारी रखने का आग्रह किया। It is the message of profound moral courage and universal relevance. This message also resonated deeply with India's own spiritual traditions that value compassion, coexistence, and respect for human dignity. Over time, the Christian community has quietly and consistently contributed actively to India's social, cultural, and developmental journey, thereby participating in nation building. On this occasion, I would urge all of you to continue your good work for attaining the goal of Viksit Bharat by 2047. We have to grow together, we have to work together, we have to live together. When my father was asking me, the constitution rights should be protected. नई दिल्ली में एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्क्लेव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। गुरुवार को अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय युवा सेना कमांडरों से ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने एयरफोर्स की बहादुरी और जनता के सशस्त्र बलों पर अटूट विश्वास की प्रशंसा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि 21वीं सदी का युद्ध केवल हथियारों का युद्ध नहीं है, बल्कि विचारों, प्रौद्योगिकी और अनुकूलन क्षमता का युद्ध भी है। उन्होंने एयरफोर्स की साहस, गति और सटीकता की तारीफ की, जिससे पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को नष्ट किया गया और पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना प्रतिक्रिया को प्रभावी ढंग से संभाला गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली से मुलाकात की। बैठक के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के दौरान भारत ने अफगानिस्तान के स्वास्थ्य क्षेत्र और मानवीय जरूरतों को पूरा करने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता दोहराई। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बुधवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा की और स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना, चिकित्सा आपूर्ति और क्षमता निर्माण में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत के जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान के साथ भारत का जुड़ाव कल्याण, क्षमता निर्माण और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर केंद्रित होना चाहिए। कश्मीर की हस्तकला
सिर्फ कला नहीं है बल्कि एक जीवंत विरासत है जो घाटी की सदियों पुरानी संस्कृति, परंपराओं और कारीगरों की कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए है। हर नक्काशी, बुनाई में कश्मीर की आत्मा और पीढ़ियों का हुनर झलकता है जो इस धरोहर को अनमोल बताता है। चलते चलते आपको दिखाते हैं इसी धरोहर से जुड़ा एक वीडियो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।